नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो आप इससे पहले 2 वीडियो देख चुके होंगे, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। दोस्तों आज के वीडियो में एकदम बेहतरीन ढंग से हम इसको जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे और याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है जो कि कार्बनिक एवं उसके रासायनिक यौगिक है या कार्बन एवं उसके यौगिक है, जिसका वन शॉट हमने डाल रखा है, उसे भी आप जाके जरूर देखिएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चैप्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है और खास चैप्टर है, तो इसलिए आपको इसे पढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम आज रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो दोस्तों सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में अगर हम पढ़ेंगे दोस्तों तो पहला नंबर आता है हमारा क्या, संयोजन अभिक्रिया। क्या आता है दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में बहुत कुछ फेमस है, बहुत कुछ जानकारियां हैं इसके बारे में और इसी जानकारियों को आज हम लोग साझा कर रहे हैं। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया, सीधा सीधा नाम का अर्थ समझिए। संयोजन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? एक का एक के साथ जुड़ जाना। ठीक, एक व्यक्ति के साथ जब जुड़कर एक हो जाता है तो उसे संयोजन कहते हैं। जब एक और एक जुड़कर 2 हो जाता है तो उसे संयोजन कहते हैं। जब 6 केले और 6 केले जुड़ के 1 दर्जन बन जाते हैं तो उसे हम संयोजन कहते हैं। यानी इस तरीके से नहीं कहते बच्चों, मैं समझा रहा हूं आपको। यानी संयोजन किसी चीज के जुड़ने को कहते हैं। तो देखिए इसका सबसे पहले क्या होता है, तो इसका जो डेफिनेशन आप लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जो इसका आप डेफिनेशन पढ़ेंगे वो डेफिनेशन क्या है कि जब 2 पदार्थ आपस में परस्पर संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार से बना हुआ जो आपका पदार्थ है भैया वो एकल पदार्थ है। सीधी सी बात है। तो इसका डेफिनेशन एक बार मैं आपको बोल देता हूं। मैं तो ये कहूंगा आप लिख लीजिए कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करें तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का नाम दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक होता है ए, एक उत्पाद है, मान लेते हैं ए है, दूसरा उत्पाद मान लेते हैं बी है। कोई दिक्कत समस्या नहीं। एक उत्पाद हमने मान लिया एक ए है, दूसरा उत्पाद हमने मान लिया बी है। अब हम करते क्या है दोस्तों, यहां से एक नया उत्पाद बना लेते हैं जिसका नाम सी है। देखिए क्या हुआ, मतलब ए प्लस बी इज आपका बन जाएगा सी। यानी 2 ऐसे पदार्थ जैसे मान लेते हैं NH3 प्लस HCl, जो बना देंगे क्या, NH4Cl। यानी आपके पास अमोनिया था और हाइड्रोक्लोराइड था, आपने इनका रिएक्शन करा दिया, आपके पास अमोनियम क्लोराइड तैयार हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि आपके पास एक जो है मान लेते हैं ए था और इसे मान लेते हैं हम बी था। तो अगर हमने ए बी को देखा तो यहाँ से एक नया पदार्थ बन के आया क्या, जिसका नाम सी था। इसी तरीके से अगर हम देखें दोस्तों कि अगर हम कोयले का दहन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो अगर हम कोयले का दहन कर लेते हैं किसके भैया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिल जाता है, CO2। क्या मिल जाता है दोस्तों, CO2 मिल जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। तो कोयले के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, कार्बन पाया जाता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम उसे जला देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, CO2 मिल जाता है। एक क्वेश्चन जो कि बहुत बार मतलब पूछा भी गया है, देखिए कि अगर आप देखें तो Mg प्लस O2 यानी 2Mg कर सकते हैं, तो भैया 2MgO बन जाता है। तो आप यहाँ पे भी देखते हैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर भी हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक, तो ये कुछ उदाहरण रहे, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। तो ये रहा आपका संयोजन अभिक्रिया। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अगले अभिक्रिया के बारे में, जो कि है दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं अगला अभिक्रिया। तो दोस्तों देखते हैं दूसरी अभिक्रिया जो कि है हमारी वियोजन अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया तो बहुत ही प्यारी अभिक्रिया है ये भी। तो दूसरा नंबर पे है वियोजन अभिक्रिया।
क्या दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया। कहीं कहीं पर इस वियोजन अभिक्रिया को एक और नाम दे दिया जाता है। क्या नाम दे दिया जाता है दोस्तों? बहुत फेमस नाम है, बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम है। तो बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम इसका क्या है दोस्तों? देखिए, एक इसका बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम है जो कि हम आज आपको बता रहे हैं। ये वो क्या है? अपघटन अभिक्रिया। तो इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपको दोनों में से कुछ भी दिखाई दे, दोनों में से कुछ भी दिखाई दे, या तो आपको वियोजन दिखाई दे, मतलब कुछ भी दिखाई दे, ये आपको क्लियर रहना है, ठीक। वियोजन अपघटन दोनों एक ही अभिक्रिया को कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये कब होता है? जब एक ही पदार्थ टूट टूट कर कई भागों में विभक्त होता है। जब एक ही पदार्थ टूट टूट कर भागों में विभक्त होने लगता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कई तरीके के हो सकते हैं। अब ये कई तरीके के होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आपका क्या हो जाता है दोस्तों? उष्मीय वियोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उष्मीय वियोजन भी कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन भी कहते हैं, ठीक। तो आप कह सकते हैं उष्मीय वियोजन। ध्यान से देखिएगा, एक होता है आपका उष्मीय वियोजन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उष्मीय वियोजन, ठीक। तो उष्मीय वियोजन यानी ऐसा वियोजन जिसमें उष्मा के द्वारा ही वियोजन हो, उसे हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? तो उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, और हम देखते हैं जब उष्मा देते हैं, इसको गर्मी देते हैं, तो क्या होता है? यहाँ पे CaO प्लस CO2 के रूप में यह टूट जाता है। यानी जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्मी देते हैं, हम इसे क्या देते हैं? गर्मी देने लगते हैं, तो ये CaO प्लस CO2 के रूप में टूट जाता है। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं दोस्तों? एकदम नहीं। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। ये एक आपका एक भयंकर उदाहरण बना, ठीक दोस्तों। उसके बाद आप और देख सकते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो 2Fe, ये जो हमारे पास 2FeSO4 है, जो हमारे पास 2FeSO4 है, अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्या कर लेता है? ये भी विभक्तिकरण में चला जाता है, यानी विभक्त होता है। तो ये किस प्रकार से हो सकता है? तो ये हो सकता है Fe2O3 प्लस SO2N प्लस SO2। यहाँ पे SO2 है, यहाँ पे भी SO2 है। तो ये भी हमारा एक उष्मीय वियोजन का उदाहरण है, बेहतरीन उदाहरण है, ठीक। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा, यहाँ पे आपका फेरस सल्फेट आराम से जो है Fe2O3 तथा SO2 प्लस SO2 में टूट गया, ठीक दोस्तों। तो ये आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वियोजन सीधा सीधा बात है कि जब एक ही पदार्थ टूट कर अलग भागों में विभक्त हो जाता है, तो इस प्रकार का जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? अपघटन या फिर वियोजन की अभिक्रिया कहते हैं। और उसमें भी जिसमें उष्मा द्वारा वियोजन हो रहा होता है, उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। अब आता है दूसरा नंबर पे दोस्तों, दूसरा नंबर पे आ जाता है क्या दोस्तों? विद्युत वियोजन। क्या जाता है दोस्तों? विद्युत वियोजन। बहुत ही अच्छा, विद्युत वियोजन, जी हाँ दोस्तों, विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन आ सकता है, विद्युत अपघटन आ सकता है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, वही है। तो विद्युत वियोजन, तो सीधी सीधी सी बात, ऐसा वियोजन आप कह सकते हैं, ऐसा वियोजन जो विद्युत से हो, ऐसा वियोजन जो विद्युत के द्वारा हो, ऐसा वियोजन जो विद्युत के कारण हो, हम उसे विद्युत वियोजन कहेंगे, याद रखिएगा। और विद्युत वियोजन कहाँ पे देखने को मिलता है? तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, जल है, जल को हमने क्या किया? हमने विद्युत दिया। जैसे हम यहाँ पे क्या देते हैं? उष्मा देते हैं। हम यहाँ पे क्या देते हैं? उष्मा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे उष्मा देते हैं, उसी तरीके से हमने यहाँ पर विद्युत दिया। क्या दिया? विद्युत। तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है भैया 2H2 प्लस O2, ये अलग हो गया। तो भैया यहाँ पे सीधी बात, यहाँ पे जो H2O था हमारा 2H2 प्लस O2 में अलग हो गया, ये देखने को हमें मिल जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि ये वियोजन जो है हमारा विद्युत वियोजन है। इसी तरीके से एक और वियोजन होता है हमारा, जिसे हम प्रकाशीय वियोजन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं दोस्तों? जो कि हमारा तीसरा नंबर होता है, इसे हम प्रकाशीय वियोजन के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा वियोजन है भैया, ये तो प्रकाशीय वियोजन के नाम से जानते हैं। देखिए,
प्रकाशीय वियोजन के नाम से इसे जाना जाता है। अब प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, तो याद रखिएगा, ऐसा वियोजन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ऐसा वियोजन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सीधी सीधी बात, 2AgCl मान लेते हैं, यानी जो सिल्वर क्लोराइड है, जब उसमें सूर्य का प्रकाश मिलता है, क्या मिलता है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश है, जब वो मिलता है तो वो क्या होता है दोस्तों, तो देखिए वो 2Ag प्लस Cl2 में विभक्तीकरण हो जाता है, टूट जाता है, यहाँ पे विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पे 2Ag यानी शुद्ध सिल्वर बचाओ, क्लोराइड क्या होता है भैया, यानी क्लोरीन उसमें से निकल जाती है। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। तो इस प्रकार से हमारा वियोजन भी हो गया। कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं। वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, मैं आशा करता हूँ आप लाइक कर चुके होंगे, और अगर लाइक नहीं किया है तो करिए दोस्तों, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए जड़ी बूटी का काम कर रही है, संजीवनी का काम कर रही है। दोस्तों जरूर देखिए हमारी सारी वीडियोज़, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे हिंदी के वीडियोस देखिए, हर एक चीज़ आपको एकदम बेहतरीन ढंग से और बेहतरीन कंटेंट के साथ हम पढ़ा रहे हैं। हम आशा करते हैं आप हमारी बातों को सराहनीय करेंगे और आप जाकर हमारी वीडियो को ज़रूर देखेंगे। चलिए दोस्तों, इसको इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। हाँ दोस्तों, ये विस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया कही जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम एकल विस्थापन के बारे में बात करेंगे। तो जो इसमें पहला नंबर आ जाता है एकल विस्थापन। जी हाँ दोस्तों, एकल विस्थापन, तो इसके बारे में हम बातें कर लेते हैं। तो इसको हम भैया क्या कहते हैं, एकल विस्थापन। इसको हम बोल लेते हैं एकल विस्थापन। ठीक, तो इसको हम भैया बोल देते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने कम क्रियाशील तत्वों के आयनों को ले लेता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया अगर हम देखें तो किस प्रकार की होती है, तो देखिए Fe प्लस CuSO4, देखिएगा यहाँ पे आपके पास फेरस है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। अब फेरस यानी आपका जो लोहा होता है वो आपके कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो वो क्या करता है, वो आगे जाकर FeSO4 कर लेगा, यानी इनके आयन को भैया वो ले लेगा, और Cu बेचारा अकेला रोता रह जाएगा एकदम आराम से, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। ठीक, ये एकदम आराम से। इसी तरीके से आप एक और देख सकते हैं कि आपका जो Zn है, Zn अगर वो CuSO4 कोई लेकर बैठा है, सीधी बात, ठीक, तो अगर वो लेकर बैठा है CuSO4 को, तो Zn उससे क्या करेगा, वो छीन लेगा। क्यों भैया छीन लेगा, क्योंकि भैया ये देखिए, ये जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील तत्व होता है, इसलिए वो उसको छीन लेगा और कॉपर बेचारा अकेला रोता रह जाएगा। तो एकल विस्थापन में आपको ये देखने को मिलता है कि एक जो तत्व है वो किसी दूसरे तत्व के आयनों को जबरदस्ती ले लेता है। सीधी सी बात है। कोई समस्या, कोई दिक्कत, हाँ नहीं, एकदम ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं हम अपने द्विविस्थापन को। द्विविस्थापन में बस इतना अंतर है कि बस इनका लेन देन हो जाता है, यानी अदला बदली, और कुछ नहीं, केवल अदला बदली आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा बस, और कुछ नहीं। देखिए क्या होता है कि द्विविस्थापन यहाँ पर देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो मैं एक ऐसी अभिक्रिया बताऊंगा जो कि आपको दोनों में काम आ जाएगी। तो द्विविस्थापन का अगर नाम लेंगे तो याद रखिएगा Na2SO4 है प्लस BaCl2 है। तो यहाँ पे है Na2SO4 एंड BaCl2। अब यहाँ पे क्या होता है, तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ये हो जाएगा 2NaCl प्लस यहाँ पे हो जाएगा Ba, देखिए ये हो जाएगा आपका BaSO4। तो यहाँ पर हो जाता है दोस्तों 2NaCl और यहाँ पे आपके पास BaCO4। और यहाँ पर आप क्या देखते हैं दोस्तों कि ये जो आपके पास, जो इसमें आपके पास BaSO4 जो आपके पास यहाँ पे बचा हुआ है, ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये अवक्षेपण के तौर पे आने लगता है।
ठीक, तो इसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया में भी इसे यूज कर सकते हैं। तो जहां पे सफेद अवक्षेप बनता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, इस बात पर एकदम ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। ठीक, तो जहां पर सफेद अवक्षेप बनने लगता है वहां पर इस अभिक्रिया में सफेद अवक्षेप बना, जिसके वजह से क्या है भैया, अवक्षेपण है। तो आप अवक्षेपण आए, द्विविस्थापन आए, दोनों की जगह पे आप इसे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक, मेरी बात को एकदम याद करके रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारे पास सोडियम सल्फेट था, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड था, आगे जाके क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया और बेरियम सल्फेट हो गया। और ये जो है आपके पास क्या बन चुका है, सफेद अवक्षेप है। और ये सफेद अवक्षेप जो है हमें अवक्षेपण अभिक्रिया को बताता है। एक बात याद रखिएगा, कई मतलब लगभग अभिक्रियाएं जो द्विविस्थापन की अभिक्रियाएं होती हैं वो अवक्षेपण अभिक्रिया होती हैं। इसे आप कहीं कहीं पर उभय जो है विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी आप देखते हैं, साथ ही साथ आप इसे उभय अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगली अभिक्रिया के बारे में, जो कि है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जानने और पढ़ने योग्य है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपनी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। दोस्तों देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, तो याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी। अगर हम बात करें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में, तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि क्षेपी यानी छोड़ने की बात कर रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है यानी ऊष्मा उन्मुक्त होती रहती है, वैसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर हम ग्रेफाइट को जलाएं तो हमें क्या मिलती है, 45 किलो कैलोरी ऊर्जा और अधिक मिल जाती है। तो यहाँ पर हम इसी चीज को लिखेंगे दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो आप ये जानिए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम अपना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर हम ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें 94 किलो कैलोरी और मिल जाती है। तो ये हमारी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर हम कार्बन यानी ग्रेफाइट, यहाँ पे हम ग्रेफाइट के लिए इसको यूज कर रहे हैं कि अगर हम ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला देते हैं, मतलब भैया यूज कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, CO2 प्लस हमें 94 किलो कैलोरी और मिल जाती है। 94 किलो कैलोरी, इस पर ध्यान दीजिएगा, 94 किलो कैलोरी मिल जाती है। तो याद रखिएगा कि अगर हमने कार्बन को यहाँ पे अगर हमने ग्रेफाइट को ऑक्सीजन के साथ जलाने का प्रयास किया, कुछ भी करने का प्रयास किया, तो यहाँ पर CO2 हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक दोस्तों, कोई समस्या नहीं। ठीक, अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। तो जिस प्रकार से ऊष्माक्षेपी में अभिक्रिया में क्या होता था कि हमें ऊष्मा निर्मुक्त होती थी, अब इसमें ऊष्मा विलुप्त हो जाएगी। हाँ जी दोस्तों, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम दूसरा नंबर, जो कि हमारा दूसरा नंबर है बच्चों। एकदम ध्यान से, जिस प्रकार से हमने इसे पढ़ा उसी तरीके से हम इसे भी पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पर इस पर ध्यान देना होगा। देखिए ये हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ये हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। क्या है दोस्तों, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे N2 मान लेते हैं प्लस O2 मान लेते हैं। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन को हम रिएक्शन कराते हैं भैया, तो यहाँ पे हमें 2NO मिलता है। ठीक, अब इसको तो हमने प्लस लगा के लिखा था क्योंकि हमें मिला था। यहाँ पर हमें इसे 45 किलो कैलोरी माइनस करके लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमें ये विलुप्त मिला। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, कि जहाँ पर आपको प्लस लगाना होता है यहाँ पर आपको माइनस लगाना होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही ज़रूरी फैक्ट है, याद रखिएगा इसे। तो दोस्तों ये आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही एक रोचक बात है। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना ऑक्सीकारक और उपचयन। ठीक, ऑक्सीकारक कहिए या उपचयन कहिए, और यहीं पर आपको अपचयन मिल जाता है। तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह लीजिए या उपचयन अभिक्रिया कह लीजिए, दोनों एक ही है।
तो इसमें क्या होता है दोस्तों, तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, यानी कोई अब जब रिएक्शन होगा तो कहीं पर आपको ऑक्सीजन उसमें जुड़ता हुआ दिखाई देता है, हाइड्रोजन अलग होता हुआ दिखाई दे सकता है, इलेक्ट्रॉन कम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इसका डेफिनेशन साफ साफ कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जहां पर आपको ऑक्सीजन का योग होता हुआ दिखे, हाइड्रोजन अलग होता हुआ दिखे तथा वहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हों, ऐसी अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या देख सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे सोडियम हमारे पास एक उदासीन अवस्था में था, परंतु अब उसके साथ ऐसा नहीं है, अब उसके साथ ऐसा नहीं है, उस पर से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है और वो धन विद्युत हो गया है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें तत्वों के जो तत्व होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों की कमी में गिरावट आती है, यानी कमी आती है। यहाँ पर देखिए Zn प्लस CuSO4 था, यहाँ पर क्या हुआ भैया, Cu आपका अलग हो गया, ZnSO4 एक में आ गया भैया, सीधा सीधा सा बात है, यहाँ पर आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। ठीक, अपचयन है, अपचयन मतलब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि यहाँ पर आप देख सकते हैं, Na प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन आ गया जिसके कारण यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण वो वापस उदासीन हो गया। हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर CuCl2 था, क्या था दोस्तों, CuCl2 था, ये Cu आ गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें भैया जुड़ गया, एक परमाणु आके जुड़ गया, तो ये 2Cu और प्लस Cl हो गया। तो दोस्तों ये रहा हमारा अपचयन और ये रहा हमारा उपचयन। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप इसको एकदम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एकदम हम लास्ट में आ ही चुके हैं। अब देखते हैं हम अपने रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया, तो जहां पर आपको उपचयन तथा अपचयन, ध्यान दीजिएगा, जहां पे आपको उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ में होते हुए दिखाई दें, ऐसी अभिक्रिया हमें कौन सी अभिक्रिया कहती है भैया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और ये हमें डेनियल सेल में देखने को मिल जाता है। तो डेनियल सेल में क्या होता रहता है, जैसे मान लेते हैं Zn प्लस CuSO4 है, एक रिएक्शन मान लेते हैं, जैसे जिंक है और आपका कॉपर है, दो एनोड और कैथोड है, ठीक, मतलब एक एनोड है आपका कैथोड है, तो Zn प्लस CuSO4 है, एकदम याद रखिएगा। अब आगे जाकर क्या होता है, ZnSO4 हो जाएगा और Cu एकदम खाली बच जाता है। इस अवस्था में एनोड पर हमारा क्या होता रहता है, ऑक्सीकरण होता रहता है, जहां पर Zn2 प्लस यानी ऑक्सीकरण क्षमता, यानी ऑक्सीकरण क्षमता, यानी इसका प्लस का मान बढ़ता रहता है और ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन अलग होता रहता है। कैथोड पर हम देखते हैं अपचयन होता रहता है, यानी जो हमारा प्लस होता रहता है वो क्या हो रहा होता है, वो आराम से हमारे पास Cu होता रहता है, कोई समस्या नहीं। इस तरीके से हम क्या जान लेते हैं, इस तरीके से हम जान लेते हैं कि भैया जो हमारा Zn है और इधर इस तरफ जो हमारा Cu2 प्लस है, यहाँ पे 2 प्लस है, ठीक, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे 2 प्लस है, तो जो Zn Cu2 प्लस है वो आगे क्या हो रहा है कि Zn आगे जाके Zn2 प्लस हो जाएगा और Cu2 प्लस आगे जाके Cu हो जाएगा। इसी को हम देखते हैं। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि ये हमारा एक जो है क्या है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसी में दोस्तों अगर हम बात आगे करें तो हमें यहाँ पे वक्रित गंधिता पढ़ने को मिल जाता है। क्या पढ़ने को मिल जाता है दोस्तों, वक्रित गंधिता, याद रखिएगा, बहुत ही मस्त चीज आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। क्या वक्रित या एक मिनट, विकृत गंधिता है दोस्तों, विकृत है, विकृत, ठीक, विकृत गंधिता। तो देखिए विकृत गंधिता क्या है दोस्तों, विकृत गंधिता यानी जो ज़्यादा तेलीय पदार्थों को, कोई ऐसा पदार्थ है, कोई खाद्य पदार्थ जिसमें तेल की मात्रा ज़्यादा है तो वो जल्दी ही महक देने लगता है, वो गंध देने लगता है, बहुत ही ज़्यादा जो है बास देने लगता है, इसी को हम विकृत गंधिता यहाँ पे कहेंगे। अर्थात जो आपके तेलीय पदार्थ होते हैं वो खाने से पहले जो है कई बैक्टीरियो के कारण जो है महक जाते हैं, वो दूषित हो जाते हैं। इसके बचाव के उपयोग क्या क्या है, आप इसको क्या कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं तथा आप इसको इस ऐसे बर्तनों में रख सकते हैं जहां पर हवा वायु ना पहुंचे। इस तरीकों का इस्तेमाल करके आप इसमें बचाव कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन फिर भी आपको इसको पढ़ लेना चाहिए। ठीक दोस्तों, आगे आपका संक्षारण। संक्षारण क्या है कि जो आपके धातु होते हैं उन पर जंग लग जाना, ठीक, जैसे कॉपर पे आप यानी पीतल के ऊपर आप हरे रंग का देख लेते हैं, चांदी के ऊपर आप काले रंग का देख लेते हैं, लोहे के ऊपर आप भूरे रंग के, हल्का गहरे रंग के यानी भूरे रंग के देख लेते हैं। तो ये संक्षारण है। इसके उपाय क्या है, ग्रीस लगाकर, यसद लेपन, पेंट लगाकर आदि आप इस तरीके से आप इनको बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट चैप्टर था और
3 वीडियो के अंदर ये खत्म हुआ, बहुत अच्छी बात है। वन शॉट के वीडियो भी हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे, आप सारा का सारा कंटेंट एकदम आराम से देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, आपका प्रतिक्रिया हमें ज़रूर चाहिए और हमें बताइएगा, और हम आपके लिए फिर से अगर मेहनत करेंगे, कोई हमारे अंदर कमी है तो आपसे बताइए, हम उसे जल्दी से जल्दी दूर करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ ये ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि ये जान के हमें बहुत खुशी होगी। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हो।